बाड़मेर से उठ के कोई लड़की यहाँ पे पढ़ने आ रही है, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि बाड़मेर के एक छोटे से गांव के उठकर देश की राजधानी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मास्टर्स पीएचडी कर रही है वो, और उस विश्वविद्यालय को इस तरीके से टारगेट करना। पंजाब आप हार गए, एनएसयूआई हार गई, डीयू है वो एनएसयूआई हार गई, हैदराबाद है वो एनएसयूआई हार गई। मतलब जहाँ जहाँ आपने चुनाव लड़ा छात्र संघ, अधिकतर चुनाव आप हारे हैं। और जेएनयू तो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने कि लेफ्ट को साइड करना है और फिर एबीवीपी से फाइट करना है। नहीं, तो डीयू का भी अध्यक्ष पद की जिसने दावेदारी की वो भी मारवाड़ से आती थी, जोसलिन चौधरी, और आप भी मारवाड़ से आते हैं, तो राजस्थान से इतना लगाओ एनएसयूआई को। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान फिलहाल जेएनयू के छात्र संघ चुनावों को समझने और दर्शकों को ये दिखाने के लिए आया है कि यहाँ जेएनयू में छात्र संघ चुनाव कैसे होते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि दीवारों पे जो पोस्टर लगे होते हैं वो महज एक पोस्टर नहीं है, वो विचारों की क्रांति है, और उन्हीं क्रांति से छात्र नेता निकलते हैं। कल यहाँ अध्यक्ष के पद पर जो प्रत्याशी थे उनकी डिबेट हुई थी, और आज आखिरी दिन है। कल छात्र ये डिसाइड करेंगे कि 1 साल के लिए वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। आज मेरे साथ मारवाड़ के वो लड़के मौजूद हैं, वो नौजवान साथी मौजूद हैं जो मारवाड़ से लेकर दिल्ली तक का सफ़र किया, जेएनयू में संघर्ष किया, और एनएसयूआई ने उन पर भरोसा किया, एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे हैं। विकास हमारे साथ हैं। विकास, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि मारवाड़ से लेकर आप दिल्ली पहुँचे। जी, ये सफ़र तो बहुत लंबा रहा है। मेरा स्कूलिंग जोधपुर से ही था, उसके बाद मैंने डीयू से अपनी ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद जामिया से मैंने अपना मास्टर्स किया है। 2022 से मैं यहाँ जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ, ये मेरा 3rd ईयर है। और एनएसयूआई में मैं यहाँ आने के बाद से ही जुड़ा हुआ हूँ, और 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने काउंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, लेकिन वहाँ 5 वोट से रह गए थे। लेकिन इस बार एनएसयूआई ने जो भरोसा जताया है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर, और कैंपस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। लगातार पिछले 2 साल से जितने भी प्रोटेस्ट हुए इस कैंपस में, और जो एफआईआर पुलिस के द्वारा हमारे जेएनयू के प्रतिनिधियों पर की गई, उसके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट वसंत कुछ थाने तक लेके गए थे। तो तमाम तरीके पूरे 2 साल से हम लगातार एक्टिव रहे, और मैं आशा करता हूं कि इस बार कैंपस जो लेफ़्ट और राइट की बाइनरी है उसको छोड़कर एनएसयूआई पे जो एक अल्टरनेटिव है इस कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए, भरोसा जताएगी। सेंटर की जो राजनीति है उस पर ऊपर। लेकिन एनएसयूआई का अगर देखें तो एनएसयूआई राजस्थान पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि डीयू में हम काफ़ी दिनों तक रहे, तो डीयू का भी अध्यक्ष पद की जिसने दावेदारी की वो भी मारवाड़ से आती थी, जोसलिन चौधरी, और आप भी मारवाड़ से आते हैं, तो राजस्थान से इतना लगाओ एनएसयूआई को कैसे? जी, ये इस कैंपस की डेमोग्राफी के डिपेंड करता है। जैसे इस कैंपस में कम से कम 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है जेएनयू इलेक्शंस में। जितनी भी लेफ़्ट की जो पार्टीज़ है उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो हमेशा से पूर्वांचल, बंगाल, केरला में रहा है। तो जो उनके बने बनाए काडर आते हैं इस कैंपस में वो उन रीजन से आते हैं जहाँ पे लेफ़्ट की पार्टीज़ है, या तो गवर्नमेंट में है या उस स्टेट में अच्छे से काम कर रही है। अब बाकी जो स्टेट्स बचे हुए हैं, जैसे जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के हैं, उनमें राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, बाकी ऊपर के हिमाचल, तो ये स्टेट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी है। तो इसको देखते हुए जो बीजेपी के खिलाफ है वो सीधे या तो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या फिर यहाँ आके एनएसयूआई ज्वाइन करते हैं। अब राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टीज़ का उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसको देखते हुए हम लोग अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं राजस्थान में तो हम कांग्रेस के साथ रहते हैं। और यहाँ आने के बाद भी हम एक तो उनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती, और दूसरा हम यहाँ के एनएसयूआई का ही झंडा थामते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ इस कैंपस में एक तो एबीवीपी को रोकना है, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ना है, तो एनएसयूआई सबसे जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमें लगता है, इसलिए हम एनएसयूआई के साथ रहते हैं। अभी इस कैंपस में मैं आया, और इस कैंपस की जो पॉलिटिक्स चलती है, विचारधाराओं की जो लड़ाई इस कैंपस में चलती है, डिबेट्स जो होती हैं, तो वहाँ देखा जाता है कि 2 विचारधाराएं, लेफ़्ट का ये गढ़ माना जाता है कि जेएनयू कैंपस है जो लेफ्टिस्ट लोगों का गढ़ है, वामपंथी लोगों का गढ़ है, और यहाँ के जो छात्र बात करते हैं वो नेशनल मुद्दों पर भी बात करते हैं। मुख्य धारा की राजनीति है उसको भी यहाँ ध्यान में रखकर बातचीत की जाती है। लेकिन आप देश में बात करें तो इंडिया गठबंधन है, उसमें तो लेफ़्ट के लोग शामिल हैं। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, लेफ़्ट के लोग शामिल हैं। इंडिया गठबंधन हुआ, राजस्थान में के लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन जेएनयू में आप शामिल क्यों नहीं हुए? लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एनएसयूआई तो यहाँ बी टीम की तरह काम करेगी, अगर लेफ्ट के साथ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा एबीवीपी को पहुँचाएगी। नहीं, इसमें एक बात यह है कि देश भर में जहाँ जहाँ हम लोग
अलाइंस में जा रहे हैं, वहाँ उस स्टेट में बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस कैंपस की आप हालात देखेंगे तो पिछले 50 साल से लेफ्ट इस कैंपस में यूनियन में रहा है, और यूनियन में रहने के बाद इस कैंपस की जो स्थिति है वो लगातार गिरी है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी का जो एजेंडा है इस कैंपस को बर्बाद करने में, उसको अगर लेफ़्ट रोकने में समर्थ होता तो हम लोग बिल्कुल उनके साथ जाते। लेकिन जो लेफ़्ट ने इस कैंपस को जिस तरह से लूटा है, स्टूडेंट्स को बेहाल किया है, उसको देखते हुए हमें एक ऑल्टरनेटिव इस कैंपस को देना होगा। क्योंकि जब तक आप इस कैंपस के स्टूडेंट्स को एक ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे कि आप लेफ़्ट को छोड़ के किसी और को वोट कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव ऐसा मिल सके जो उनको आगे लेके जा सके, इस कैंपस को डिफेंड कर सके। जो एडमिन है यहाँ का, जो इस कैंपस को बर्बाद करने में लगा हुआ है, उससे बचाने के लिए आपको ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए होगा। बिना उसके इस कैंपस में अगर आप एक बाइनरी में फंस के रह जाएंगे तो उससे होता ये है कि स्टूडेंट को जो इश्यूज़ है वो दब जाते हैं। लगातार पिछले जब से मैं इस कैंपस में आया हूँ यही देख रहा हूँ कि लेफ़्ट और राइट की इस कैंपस में बाइनरी चल रही है। लेकिन इलेक्शन किन मुद्दों पे हो रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पिछले 1 महीने से एबीवीपी के द्वारा वायलेंस हो रहा है, लेफ़्ट भी कहीं ना कहीं हेजेमनी जिस तरीके से अपनी इस कैंपस में दर्शा रहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से इस कैंपस में अपनी जो है पद आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस कैंपस के स्टूडेंट्स सेंट्रिक इश्यूज़ पे काम नहीं करेंगे तब तक इस कैंपस को आप आगे नहीं लेके जा सकते। इस कैंपस में जब से बीजेपी भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस कैंपस को बर्बाद करने के लिए तमाम है जो रूल्स रेगुलेशंस लाए हैं, तमाम तरह की चीज़ें की है जो इस कैंपस को डाउन करने का प्रयास करती है। लेकिन लेफ़्ट उस चीज़ को रोकने में बिल्कुल असफल रहा है। अब जब ये कैंपस ही ख़त्म होने की कगार पे हैं और लेफ़्ट यूनियन इसको रोक नहीं पा रहा है तो किसी को तो झंडा उठाना पड़ेगा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, एबीवीपी के खिलाफ, क्योंकि पूरे देश भर में एनएसयूआई एबीवीपी से लड़ रही है, बीजेपी आरएसएस के एजेंडे से लड़ रही है। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, पिछली कुछ ही दिन पहले हमारे राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट को जेल भेज दिया गया था 6-7 दिन के लिए, जब उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस का जो पथ संचलन हो रहा था उसको रोका। तो अब ये चीज़ ज़रूरी है कि कौन उनको रोक पाने में समर्थ है। अब इस कैंपस को हम बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते कि आप एक बाइनरी में रह लीजिए, इनको वोट करना है, बी टीम, ये उनका एक नैरेटिव है। इस बार दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स एक अल्टरनेटिव की तलाश में, स्टूडेंट चाहते हैं कि ये लोग रोक पाने में सफल नहीं है बीजेपी को, आरएसएस को, एबीवीपी को। इस कैंपस के जो संघीय एडमिन है वो इस कैंपस को पूरी तरीके से बर्बाद करने में तुले हुए। अब जब वो रोक पाने में सफल नहीं है तो वो एक ऑप्शन की तलाश में, और वो ऑप्शन पिछले 1 साल में एनएसयूआई ने इस कैंपस को दिया है। और मैं ये चीज़ मानता हूँ कि इस बार जेएनयू से जो स्टूडेंट है वो एनएसयूआई को पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे। आप बता रहे हैं कि एनएसयूआई ने कैसे काम किया, लेकिन अगर राजस्थान में तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, आप ही की सरकार थी कांग्रेस, उन्होंने इलेक्शन बंद कर दिए। पंजाब आप हार गए, एनएसयूआई हार गई, डीयू है वो एनएसयूआई हार गई, हैदराबाद है वो एनएसयूआई हार गई। मतलब जहाँ जहाँ आपने चुनाव लड़ा छात्र संघ, अधिकतर चुनाव आप हारे हैं। और जेएनयू तो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने कि लेफ्ट को साइड करना है और फिर एबीवीपी से फाइट करना है? नहीं, चुनौती तो बिल्कुल है, ज़रूर है। इस बात को तो मैं मानता हूँ कि इस कैंपस में अगर आपको जीतना है तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन इस कैंपस के स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ मानते हैं। इस बार के इलेक्शन में जो भी लेफ़्ट ने यूनियन में रहते हुए प्रोटेस्ट किया है उनके साथ 5 लोग तक नहीं आते हैं। अगर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो यूनियन के 3 लोग मिल के जा रहे हैं उनके साथ। लोग उनको ट्रस्ट है, जो लोगों का, स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो नहीं है उन पे कि इन लोगों से कुछ हो नहीं पाएगा। जहाँ इस कैंपस में पिछले यूनियन इलेक्शन के बाद में 6 महीने बाद यूनियन इलेक्शन हो रहे हैं, तो इन 6 महीनों में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें जितने स्टूडेंट्स उनके पीछे गए उनसे ज़्यादा हमारे साथ आए। इन्होंने बीच में लेफ़्ट ने एक हंगर स्ट्राइक भी की थी इस कैंपस में तमाम इश्यूज़ को लेके, और वो हंगर स्ट्राइक हर साल होती है और सेम ही डिमांड्स को लेके होती है। पिछले साल भी हंगर स्ट्राइक यूनियन ने की थी, उनकी डिमांड्स अगर आप देखेंगे और इस साल की जो डिमांड्स है बिल्कुल सेम थी। एक भी डिमांड्स ये मनवा नहीं पा रहे एडमिन से। लेकिन जब हमने इस कैंपस में जो पीएचडी के छात्र हैं उनको इविक्शन का बाहर निकालने का जो नोटिस निकाला गया था और लेफ़्ट ने हंगर स्ट्राइक की थी, लेकिन हम हंगर स्ट्राइक के रास्ते पे नहीं गए। हालांकि हम लोग हंगर स्ट्राइक में बिलीव करते हैं। हमारे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं पहले, महात्मा गांधी, उन्होंने इस आइडिया को इस देश के सामने लाया कि आप किस तरीके से अहिंसा के रास्ते पे बढ़ते हुए सामने वालों को, दुश्मनों को झुका सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा मीन्स लेने पड़ते हैं, आपको मूवमेंट बिल्ड करना पड़ता है, आपको मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, तमाम स्टूडेंट्स को साथ में लेना पड़ता है, फिर एडमिन के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो वो जब तक स्टूडेंट सारे हॉस्टल से बाहर निकल के एडमिन के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, तब तक स्टूडेंट की इशू सोल्व नहीं होगी। लेकिन हमने जब एविक्शन का नोटिस आया था तो हम लोग उस इश्यूज़ को लेकर डीओस पे प्रोटेस्ट करने गए और हमारे साथ जनता भीड़
लेके आई थी अच्छे से कम 300 से 400 पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और यूनियन का हंगर स्ट्राइक बराबर चल रहा था, उनके साथ लोग नहीं थे। तो ये चीज़ दर्शाती है अगर आप स्टूडेंट के जो कॉमन स्टूडेंट के इश्यूज़ है वो अगर इस कैंपस में उठाओगे तो स्टूडेंट आपको सपोर्ट करता है। आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा इस कैंपस में। आपने कहा कि यहाँ एक ही मुद्दे हैं जिस पे लेफ्ट लगातार बातें करता आ रहा है, एक ही मुद्दे हैं जिन पे राइट विंग वाले लगातार बात करते हैं। आपने क्या इस कैंपस में बुनियादी ज़रूरतें कि एक मारवाड़ का लड़का आया था जो इस कैंपस में एक जगह बना पाया, संगठन में जगह बना पाया, या फिर जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं गरीब तबके से, उनके बीच में क्या समस्याएं देखी कि ये बुनियादी ज़रूरतें थी, ये होनी चाहिए थी? इतना लंबा संघर्ष यहाँ रहा है और इतना बड़ा कैंपस देश में, पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ जेएनयू में जब भी कुछ मूवमेंट होता है तो चर्चाएं बाहर होती हैं। ये सबसे पहली दिक्कत इस कैंपस में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आती है हॉस्टल की। आपको जिस तरीके से एडमिशन होता है, पहले जेएनयू की जो स्ट्रेंथ थी वो 5 से 6 हज़ार हुआ करती थी और यहाँ की हॉस्टल कैपेसिटी है वो उसी नंबर्स को लेकर सीमित है। लेकिन अब इस कैंपस में जिस तरीके से नए कोर्स ऐड किए गए हैं, इस कैंपस को एक डिग्री बांटने वाला जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें तब्दील कर दिया गया है कि आपने इसमें साइंसेज के तमाम कोर्सेज ऐड कर दिए, बीटेक ऐड कर दिया, संस्कृत के तमाम कोर्सेज ऐड कर दिए। लेकिन आपने कोर्सेज ऐड किए वो बात ठीक है, लेकिन उन कोर्सेज के लिए आपने हॉस्टल्स नहीं बनवाए। तो हॉस्टल्स मिलना 4-5 महीने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं, कोई बंगाल से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, साउथ से आते हैं। जब आपके पास इतने दूर से आते हैं और आपको इस कैंपस में हॉस्टल नहीं मिलता है तब ये बहुत उनके लिए दुविधा की बात हो जाती है कि अब रहना कहाँ होगा। इतने दूर से आने का 1000, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है इस कैंपस में एडमिशन लेने के बाद। और ये समस्या का जो सॉल्यूशन है ना एबीवीपी ढूंढ पा रहा है ना लेफ्ट ढूंढ पा रहा है। ये लोग हॉस्टल अलॉट तक नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं किसी भी तरीके से जो दूर दराज से लोग आते हैं वो या किसी फ्रेंड्स के साथ रह लें या जिनके पास सिंगल सीटर रूम है उनके साथ एडजस्ट कर ले 5-6 महीने के लिए। तो ये तमाम समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके लिए हमने सबसे पहली ज़रूरत तो हॉस्टल होगी। इसके बाद में जिस तरीके से इस कैंपस में अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं किसी के ख़िलाफ़, एक तो इस कैंपस में जो जातीय उत्पीड़न कास्ट स्लर्स यूज़ करते हैं लोग अपर कास्ट इस कैंपस में दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, वो लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। उसको रोकने में लेफ्ट नाकामयाब है। आप देखेंगे कि लाइब्रेरी से लेकर हॉस्टल्स की दीवारों पर लिख दिया जाता है, लोगों को गालियाँ दे दी जाती है, डिबेट्स में गालियाँ दे दी जाती है, चोरी चमारी जैसे वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं। तो ये कैंपस जिस तरफ जा रहा है ये क्यों जा रहा है, इसका सवाल हमें लेफ़्ट से पूछना चाहिए और एबीवीपी से पूछना चाहिए। और जब ये लोग इस चीज़ को रोकने में नाकामयाब है तो मुझे ये लगता है कि कैंपस को अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए। और ये समस्याएं कोई एड्रेस कर नहीं पा रहा है इस कैंपस में। पहले ये होता था कि इस कैंपस में फ़ीमेल स्टूडेंट की संख्या होती थी 60% के आसपास। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस कैंपस में सबसे ज़्यादा होता था। अगर आप दूर दराज की जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो आकर इतनी बड़ी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आकर अगर पढ़ रही तो बड़े सम्मान की बात है। उनके लिए फ्रीडम और वो एक्सपोजर ऐसे कैंपस में मिलता है। लेकिन अब वो घट के 40% से कम हो गई। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार लेफ्ट का यूनियन है। अगर वो इन तमाम चीज़ों को रोक नहीं पा रहा है तो वो इस कैंपस में कौन से स्टूडेंट के इश्यूज़ को सॉल्व कर पा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसीलिए एनएसयूआई जो इन दोनों की बाइनरी है इसके बीच में कि आप ठीक है इस कैंपस को पॉलिटिकल इलेक्टोरल गेन के लिए आप यूज़ करते हैं, एबीवीपी है, लेफ्ट है, लेकिन उसके बीच में जो स्टूडेंट के कॉमन स्टूडेंट के इश्यूज़ है। पहले इस कैंपस में एक जीएस केस नाम का संस्था हुआ करती थी जो सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर केस देके करती थी और उसमें स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होते थे। लेकिन अब उसको तब्दील करके आईसीसी नामक एक संस्था बनाई उसमें, जिसमें एडमिन से चुने हुए लोग आते हैं। अब आप बताइए अगर कोई प्रोफेसर या कोई इस फैकल्टी एडमिन से जुड़े हुए लोग किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ कुछ करते हैं तो अगर एडमिन के लोग ही उसको डील कर रहे हैं तो वो एकदम बायस होता है। अगर आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आपके केस नहीं देख रहे होते हैं या आपके सपोर्ट में नहीं होते तो ये चीज़ें धीरे धीरे इस कैंपस में बदल रही है। और इसके बदलने का कारण बीजेपी आरएसएस एडमिन इसको बदलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनका तो एजेंडा ही यही है कि इस कैंपस को बर्बाद करना। लेकिन जो यूनियन में लोग आते हैं वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं। एक दौर था, मतलब इस जेएनयू कैंपस से चाहे लेफ़्ट के हों चाहे राइट के हों या फिर जो आप सेंटर के कहते हैं, वो लोग यहाँ से निकल कर छात्र राजनीति के माध्यम से या मुख्य धारा की राजनीति में गए हैं। आज लोकसभा, विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया कि इस कैंपस के ऊपर एक धब्बा लगा, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्द इसको कहने लगे और जेएनयू को एक मतलब
दूसरी नज़र से देखा जाने लगा। जो आप बाहर अगर लोगों से बात करें तो अगर आप बताएं कि मैं जेएनयू से हूं तो आपको एक अलग नज़र से देखेंगे, वहीं आप बताएं डीयू से हैं तो आपको एक अलग नज़र से देखेंगे। ये नज़रिया क्यों चेंज हो गया? इसके पीछे क्या परसेप्शन था, क्या मोनोपोली थी? देखिए, नज़रिया चेंज करने का जेएनयू हमेशा से वो संस्थान रहा है जो सत्ता से सवाल पूछता है। अगर इस देश में दुनिया भर में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो इस कैंपस के स्टूडेंट्स हमेशा से मुखर रहे हैं कि आपके खिलाफ सवाल खड़ा करेंगे। और जब इस देश में कोई सवाल खड़ा करता है, जिस तरीके से जो 2014 के बाद भाजपा सरकार आई है, उनको सवाल पसंद नहीं है। वो आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्योंकि उनको सवाल सुनना पसंद ही नहीं है, जवाब देना उनको आता नहीं। और जब इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जो सवाल पूछती है, तो वो देश में और लोगों को भी ये बताती है कि आपको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, अगर आपके साथ कानूनी रूप से कुछ गलत हो रहा है, गैर कानूनी रूप से तमाम, तो सवाल पूछने की वजह से वो लोग चाहते हैं कि इस देश में ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए जो सवाल पूछे। तो इस ऐसे कैंपसेस को टारगेट किया गया है, जैसे जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, एचसीयू हो गया, एएमयू हो गया, या फिर अभी आपने हाल ही में हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में देखा कि एकदम से फ़ीस हाइक कर दी, उनकी फेलोशिप जितने लोगों को मिल रही थी उनकी संख्या कम कर दी। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उन पे लाठीचार्ज भी किया। तो ये लोग चाहते हैं कि जो सरकार थोपना चाह रही है वैसा वैसा इस देश की जनता, इस देश के स्टूडेंट मान ले। लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है कि आप जैसा बोलोगे हम मान लेंगे। अगर हमें लगता है इस चीज़ में कुछ गलत है तो हम लोग बिल्कुल सवाल उठाएंगे। और ये सवाल उठाने की जो आदत है इस कैंपस की, यहाँ के स्टूडेंट्स की, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आती, यहाँ की सरकार को पसंद नहीं आती। तो ये सवाल उठाने की वजह से इस कैंपस को टारगेट उन्होंने किया है कि किसी भी तरीके से इस कैंपस को टारगेट करें और इस कैंपस को ख़त्म कर दें। 2016 में टुकड़े टुकड़े गैंग का जो एकदम बेबुनियाद था, उनका जो जी न्यूज़ ने वो वीडियो डॉक्टर्ड वीडियो चलाया था, उसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले उनको। बाद में उन्होंने 2016 में बैन जेएनयू कैंपस का भी एक कैंपेन चलाया था एबीवीपी के साथ मिलके यहाँ की गवर्नमेंट ने। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब पूरे देश भर के जो गरीब और वंचित इस देश की राजधानी में पढ़ने के लिए आते हैं और आप उस कैंपस को बंद करना चाहते हैं। तो ये आपकी सोच को दर्शाता है, मानसिकता को दर्शाता है कि आप नहीं चाहते कि इस देश से दूर दराज से लोग उठ के आए और इस देश की राजधानी में अच्छे विश्वविद्यालय में आकर पढ़े। मतलब आप इस कैंपस को हो सकता है कि जो राजनीतिक लोग हैं या जैसे लेफ़्ट के लोग हैं, एबीवीपी के लोग हैं, वो यहाँ पे तमाम तरीके के नैरेटिव फैलाते हैं, वायलेंस होता है यहाँ पे, लेकिन पढ़ने भी तो वही आते हैं ना। अगर आप कोई आज बाड़मेर से उठ के कोई लड़की यहाँ पे पढ़ने आ रही है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि बाड़मेर के एक छोटे से गांव के उठकर देश की राजधानी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मास्टर्स पीएचडी कर रही है वो। और उस विश्वविद्यालय को इस तरीके से टारगेट करना उन तमाम लोगों के साथ खिलवाड़ है जो दूर दराज से आते हैं। बाड़मेर से कोई आ रहा है उसके साथ भी खिलवाड़ है कि अगर आप वो वहाँ से यहाँ तक पढ़ने आ रहा है, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना चाहते हैं तो वो उनको उनके घर पे रोकना है। तो फिर मैं तो चाहता हूँ कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय हर स्टेट में हो, हर ज़िले में हो, जोधपुर में भी हो, बाड़मेर में भी हो, ताकि लोग सवाल पूछना सीखें। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका जो रोज़गार है, ये महंगाई जैसी इश्यूज़ है, ये सोल्व नहीं होंगे। बिल्कुल। आखिर में मैं, क्योंकि आज आपके वो कहते हैं कि चुनावों की आखिरी रात होती है, वो कत्ल की रात होती है। अभी आप 1 to 1 छात्रों से मिल रहे हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं। अगर आपको जेएनयू के छात्र चुनते हैं 1 साल के लिए, तो पहला कौन सा काम होगा कि जो आप बनते ही उस काम को प्रायोरिटी देना चाहिए? नहीं, यहाँ जैसे बहुत सारे काम हैं। सबसे पहला इश्यूज़ है कि यहाँ पे हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा कमी है स्टूडेंट्स के पास। क्या करेंगे आप उस हॉस्टल्स के लिए हम एडमिन पे प्रेशर बनवाएंगे, ऊपर से फ़ंड लाया जाए। इस कैंपस में 2014 के पास जिस तरीके से फ़ंड कट किया गया है, यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम यहाँ पे जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को, जामिया जैसे विश्वविद्यालय को अच्छे से फ़ंड दिया जाता था ताकि स्टूडेंट्स जो दूर दराज घर से आ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे फ़ंड रोका जा रहा है। फ़ंड के लिए हम यहाँ से भी प्रयास करेंगे कि प्रेशर डालें एडमिन पे, बाहर से भी कांग्रेस के द्वारा पार्लियामेंट में इस इश्यूज़ को उठवाएंगे कि इस कैंपस को, इन जैसे कैंपसेस को आप फ़ंड देना बंद मत कीजिए, इनको फ़ंड बढ़ाइए। दूसरी जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं, जैसे हॉस्टल बनी तो हुई है लेकिन हॉस्टल की जो छतें हैं वो गिर रही है, रूम्स की छतें गिर रही हैं, हॉस्टल के मेस का जो फूड है वो अच्छा नहीं बन रहा है। स्कूल्स में जो जर्नल्स आर्टिकल्स हैं, अब आप रिसर्च स्कॉलर यहाँ बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, आपके पास पढ़ने के लिए लिटरेचर नहीं है, लाइब्रेरी में आपके बैठने के लिए सीट्स नहीं है। इस कैंपस की स्ट्रेंथ 8 से 9 हज़ार है और यहाँ पे बैठने की कैपेसिटी 800 से 1000 है। तो समझ रहे हैं आप, बाकी लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो ये जो बेसिक जो इश्यूज़ है स्टूडेंट्स के,
उनको सबसे पहले उठाना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि लोग एक जो इस कल्चर में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए कम से कम उसको सुचारू रूप से शुरू करें। फिर बाद में जो तमाम एक सीपीयू मैनुअल लाया गया है एडमिन के द्वारा, लेफ़्ट के रहते हुए लाया गया है कि आप कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी एकेडमिक बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में प्रोटेस्ट करते हैं तो आप पे फ़ाइन लगाया जाएगा। तो ये जो फ़ाइन कल्चर आया है इसकी वजह से स्टूडेंट में अब एक डर सा बैठ गया है, स्टूडेंट एक्टिविज़म उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ़ हम पुरजोर तरीके से यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे कि जो फ़ाइन लग रहा है, अगर आप खिलाफ़ आवाज़ उठाना गलत क्यों है? हमें लगता है अगर हम आपके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हमें समझाइए कि हम सही हैं, लेकिन आप किसी पे फ़ाइन नहीं लगा सकते। अब इन पे फ़ाइन लगा के स्टूडेंट पे, मतलब जो गांव दूर दराज से आते हैं उन पे 10,000 का फ़ाइन लगा दिया जाता है। फ़ाइन लगा के उनसे एक जो पैसा ऐंठने का एक ज़रिया बना लिया एडमिन ने कि हॉस्टल में कभी घुस के किसी के पास अगर इलेक्ट्रिक केटल मिल गया पानी गर्म करने के लिए तो उस पे 2,000 का फ़ाइन लगा दिया, जो बहुत ज़्यादा गलत है जहाँ तक मुझे समझ में आता है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो आप छात्रों के बीच अपने विचारों को लेके जा रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये विचारों की क्रांति का चुनाव है। यहाँ वैचारिक रूप से चुनाव लड़ा जाता है, छात्र ही छात्र नेताओं को चुनते हैं, उनका चुनाव करवाते हैं, और ये पूरे देश में शायद सबसे अलग चुनाव होता है। लिंगदो कमेटी में भी यहाँ का जो जेएनयू के छात्र संघ का जो चुनाव की जो संविधान था कह सकते हैं, उसी की सिफारिश से लागू की थी। तो यहाँ अब चुनाव होना है, इस वीडियो को लेकर विकास से हमने बातचीत की। आपकी क्या राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।